Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। देखो, यहाँ पर मेरा टारगेट है कि मैं हर एक तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाऊँ, आप बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसके लिए मैं रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ ज्योग्राफी के भी और नेट के फर्स्ट पेपर के भी। तो आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर टोटल 10-15 क्वेश्चन है जिनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो व्हाट्सअप ग्रुप था उसमें मैंने इन क्वेश्चनों को डाला है, वहाँ पर उनका टेस्ट लिया है। तो ग्रुप में ऐड स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, किसी ने बहुत अच्छा किया तो कुछ का बहुत खराब भी स्कोर रहा है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर कि निम्नलिखित यूरोपीय नगरों में से सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो देखो एक बार, तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है वो होता है एंथेस में। एंथेनस है जहाँ पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है। किस में होती है? एंथेनस है जहाँ पर सबसे अधिक यूरोप में वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? एंथेनस में। एंथेनस में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब हम इसके बाद में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जो इटली है उसको यूरोप का भारत कहते हैं क्योंकि इटली एक कृषि प्रधान देश है। जो इटली है वो एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। जो पो नदी है उसको इटली की गंगा कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। इसके अलावा यूराल व कोकेसस पर्वत एशिया व यूरोप को अलग करते हैं। यूराल और कोकेसस दो पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। एक तो यूराल पर्वत है, दूसरा कोकेसस पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करो। क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पर हमें इनको सम्मिलित करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 121 है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब सी में क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। जो कोलोराडो, जो हुबर जलप्रपात है वो कोलोराडो नदी पर है। कौन सी पर है? कोलोराडो नदी पर है। हुबर जलप्रपात कोलोराडो नदी पर है। असवान जो बांध है वो नील नदी पर है। कैरिबो बांध है वो जोम्बेजी नदी पर है। और जो दामोदर पंचेत हिल बांध है वो दामोदर नदी पर है। कौन सी पर है? दामोदर नदी पर है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। तो ऐसे हमारे ये चारों का मिलान है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले आता है असवान बांध। असवान बांध मिस्र के देश में के दक्षिण में असवान प्रांत में है। जो असवान बांध है वो मिस्र में, जो मिस्र देश है उसके दक्षिण में असवान प्रांत में नील नदी पर स्थित है। इस बांध से बनी झील को नासिर झील कहते हैं। जो असवान बांध है इससे एक झील बनी हुई है जिसको नासिर झील कहते हैं। उसके बाद है करीबा बांध। यह बांध जोम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जोम्बेजी नदी के बेसिन पर स्थित एक आर्क बांध है। कैसा है? एक आर्क बांध है। कि जो कैरिबो बांध है वो एक आर्क बांध है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जोम्बेजी नदी पर है। उसके बाद आता है पंचेत हिल बांध। यह झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर स्थित है। जो पंचेत हिल बांध है यह झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर स्थित है।
उसके बाद आता है हूबर बांध। यह बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता है। जो हूबर बांध है इसको बोल्डर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डर बांध भी कहते हैं। ये कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है और यह एक गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है। जो हूबर बांध है वो एक गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है, कोलोराडो नदी पर है, जिसको हम बोल्डर बांध भी कहते हैं। उसके बाद देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। यह है अस्वान बांध का जो नील नदी का डायग्राम है उसका है। देखो बिल्कुल डिटेल से। ये अलेक्जेंड्रिया है, ये भूमध्य सागर है ऊपर बिल्कुल, जो भूमध्य सागर है ये अलेक्जेंड्रिया है, जहाँ से नील स्टार्ट होती है बिल्कुल बहती हुई। ये जो नासार झील है ये यहाँ पर है। ये क्या है? नासार झील है। उसके बाद बिल्कुल नीचे की ओर बढ़ती जाती है और फिर इससे क्या होता है, ब्लू झील आके मिलती है। ये यहाँ पर ब्लू नील है। क्या है? ब्लू नील है यहाँ पर, नीली नील जिसको हम नील बोलते हैं, ब्लू नील है। और ब्लू नील है जो लेक ताना से निकलती है। एक लेक ताना है, ताना नाम से एक लेक है जहाँ से ब्लू नील निकलती है। और खार्टम जो कि सूडान में, वहाँ पर ब्लू नील है जो नील से मिलती है। किससे मिलती है? नील से मिलती है। ब्लू नील से कौन से देश में मिलती है? तो जो ब्लू नील है वो नील से सूडान में खार्टम के पास मिलती है। और जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह है वाइट नील। जो वाइट नील है वो नील से जुबा में मिलती है, दक्षिणी सूडान में। ये वाइट नील है, ये जुबा है और ये साउथ सूडान है। तो जो वाइट नील है वो जुबा में, जो कि साउथ सूडान में है, जुबा नामक स्थान पर मिलती है। वाइट नील से जुबा नामक स्थान पर मिलती है और जुबा नामक स्थान साउथ सूडान में है। उसके जस्ट नीचे आता है जो अलेक्जेंड्रिया जो लेक है, जो अल्बर्ट लेक है, वो अल्बर्ट लेक कौन से पर है? नील नदी पर है अल्बर्ट लेक। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्बर्ट लेक, जो कि नील नदी पर है। एक है कयोगा लेक, जो भी कहाँ पर है? कयोगा लेक कहाँ पर है? नील नदी पर है। इसके अलावा एक है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? तंजानिया में नील नदी पर स्थित है। विक्टोरिया झील नील नदी से संबंधित है, जो कि तंजानिया में। तो ये था नील नदी के बारे में थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें थी, दोबारा बता देता हूँ। देखो नील जो ये भूमध्य सागर है, जहाँ पर ये नील निकलती है, अलेक्जेंड्रिया से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इजिप्ट है, इजिप्ट एक देश है जहाँ पर इस पर नासार झील स्थित है। नील नदी पर इजिप्ट में नासार झील स्थित है। उसके बाद एक ब्लू नील नामक नदी होती है जो ताना झील से निकलती है, इथोपिया में है। कि जो ब्लू नील है वो इथोपिया की ताना झील से निकलती है और सूडान के खार्टम में नील से मिलती है। उसके बाद जो वाइट नील है वो दक्षिणी सूडान में नील नदी में जुबा में जाके मिलती है। जो वाइट नील है वो जुबा नामक स्थान पर जाकर, वाइट नील जुबा नामक स्थान पर जाकर नील नदी से मिलती है। और ये जुबा नामक स्थान है जो दक्षिणी सूडान में है। एक अल्बर्ट झील है जो भी नील नदी पर है। कयोगा झील है जो भी नील नदी पर है। और एक विक्टोरिया झील है जो तंजानिया में, ये भी नील नदी से संबंधित है। तो ये थे नील नदी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जोम्बेजी नदी। ये जोम्बेजी नदी का मैप है। देखो ये तो रहा करीबा लेक जो जोम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। ये रहा विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में। विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में है। कौन सी नदी पर? जोम्बेजी नदी पर। और इसके अलावा ये रहा कबोरा बेस लेक। एक कबोरा बेस लेक भी है जो कहाँ पर है?
जाम्बेजी में है। तो जो जाम्बेजी नदी है उसके ऊपर एक तो कबीरा लेक है, एक कबोरा बास लेक है और एक विक्टोरिया फॉल है जिसको हम विक्टोरिया प्रपात बोलते हैं। ये सभी के सभी कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दामोदर नदी का बेसिन। ये है दामोदर नदी का बेसिन, इसको थोड़ा सा मैं ये रहा दामोदर नदी। देखो ये दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। ये रही दामोदर नदी, ये यहाँ पर पंचेत हिल बांध है इसके ऊपर, ये रहा पंचेत हिल बांध। और इसके अलावा ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे मुंडेश्वरी है, कलिंगा है, शिलाबाती है। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं दामोदर नदी की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हुबर बांध के बारे में, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता है। जो हुबर बांध है ये बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता है। यह एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है, कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है जो अमेरिका राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच स्थित है। कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर है। तो ये था इसके बारे में। और जो हुबर बांध है वो आज के दिन विश्व का 38वां सबसे बड़ा पनबिजली उत्पादन केंद्र है। जो हुबर बांध है वो प्रेजेंट टाइम में विश्व का 38वां सबसे बड़ा पनबिजली उत्पादन केंद्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 122। जापान में तीव्र गति से औद्योगिक वृद्धि के क्या कारण हैं? पहला है जापान द्वीपों का देश है जिस कारण से जलमार्गों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों के साथ इसका सुदृढ़ संबंध है। दूसरा है जापान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। तीसरा है इस देश में सस्ता एवं कुशल श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो है चौथा पॉइंट कि जापान में कच्चे माल का अभाव है। जापान में कच्चे माल का अभाव है। तो क्वेश्चन था हमारा क्या कि जापान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन था जापान में तीव्र गति से औद्योगिक वृद्धि के क्या कारण है? जापान में तीव्र गति से औद्योगिक वृद्धि के क्या कारण है? 3 पॉइंट ये हैं और इसका चौथा पॉइंट ये रहा। ये इसका चौथा पॉइंट है, जापान में कच्चे माल का अभाव है। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो चारों की चारों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पहली बात, जापान में कच्चे माल का अभाव है। दूसरा, जापान द्वीपों का देश है जिस कारण से जलमार्गों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों के साथ इसका सुदृढ़ संबंध है। तीसरा, जापान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथी, इस देश में सस्ता एवं कुशल श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये चारों के चारों तथ्य बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसके बाद हम इसी के रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जापान में कुल 6800 द्वीप हैं। जो जापान है कुल 6800 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से केवल 340 ही ऐसे बड़े द्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर से अधिक है। कि जापान में कुल द्वीप कितने हैं? 6800, जिनमें से 340 द्वीप ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर से अधिक है। जिनमें से 4 प्रमुख हैं, एक है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्योसू। ये इसके टोटल 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। उसके बाद ये है जापान का डायग्राम। यह है जापान का डायग्राम जो आपको थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा। मैं और भी दिखा देता हूँ इसको। यह है जापान, ये है जापान। जापान में जो ये वाला पार्ट वो तो क्या है? होक्काइडो है। ये तो होक्काइडो है, ये होन्शु है और इसके बाद ये क्योसू है और ये शिकोकू है। तो ये है जापान का शिकोकू। ये जो ये वाला पार्ट है ये तो शिकोकू है, ये क्योसू है, ये होन्शु है और ये होक्काइडो है।
और इसके बाद में जापान में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जापान यहाँ पर स्थित है। जापान यहाँ पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और जापान कई द्वीपों से बना देश है। जापान के बारे में ये था ही। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो मैंने बता दिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जापान में टोक्यो नगर है जो यहाँ पर है होन्शु द्वीप में। इसके अलावा होन्शु होन्शु द्वीप है ये, यहाँ पर एक टोक्यो नगर है, याकोहामा नगर है, सेंदाई नगर है, अकीता नगर है। तो ये कुछ यहाँ के प्रमुख नगर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 123वां, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। कारण आर। एक सौ तेईस में कथन ए है कि स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। कारण आर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब हमें 123 का करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि दोनों कथन भी बिल्कुल सही है और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ आगे। स्वेज नहर सबसे लंबी नहर है। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि स्वेज नहर सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में किया गया था। क्या नाम था? फर्डिनेंड था, जो कि एक फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसकी देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। स्वेज नहर टोटल 168 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 मीटर गहरी है। अब उसके बाद मैं अभी बताया था कि जो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था उससे भारत का जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनसे इसका जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई। उसका कारण क्या है कि जैसे एक बार मैं दोबारा इसको जूम कर लेता हूँ कि जैसे स्वेज नहर बनी, ये है यहाँ पर, ये है स्वेज नहर। यहाँ का जो ये एरिया है यहाँ पर स्वेज नहर है। कहाँ पर है? यहाँ पर स्वेज नहर है। अब ये जो स्वेज नहर बनी, इससे क्या हुआ, ये कोई पश्चिमी यूरोपीय देश लंदन है सपोज डेट, तो यहाँ से कोई सामान आया बिल्कुल इस वे को फॉलो करते हुए और इस तरीके से आते हुए, ऐसे बिल्कुल आया स्वेज नहर होते हुए और ये यहाँ पर भारत में पहुँच गया। ये यहाँ पर भारत में पहुँच गया और इसने कुल डिस्टेंस तय की 7.2 मील। कितनी? 7.2 मील, जिसको हम 11 किलोमीटर बोल सकते हैं। टोटल इसने 11 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। इसने 7.2 मील, ये थोड़ा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा गलत दे रखा है यहाँ पर, मापनी के अकॉर्डिंग है, ये गलत नहीं है, ये मापनी के अकॉर्डिंग है। और जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो उस टाइम भारत का पश्चिमी यूरोपीय देशों से संबंध का वे इस रास्ते से था, बिल्कुल इस तरीके से लंदन से होते हुए ऐसे आते थे, अफ्रीका को पूरा को कवर किया, फिर अफ्रीका को कवर करके इस तरीके से फिर ऐसे चलते 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 और फिर यहाँ ऐसे मुंबई में पहुँचते थे। तो स्वेज नहर बनी तो भारत ने ये रास्ता अपना लिया। पश्चिमी यूरोपीय देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए भारत ने ये रास्ता अपना लिया और इससे क्या, उसको डिस्टेंस बहुत कम पड़ी। और जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो ऐसे चल के आना पड़ता था, बिल्कुल चारों तरफ, अफ्रीका के चारों तरफ घूम के आना पड़ता था। और ये कुछ जो स्वेज नहर है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। यह 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी है। 10 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गई थी। जो ये नहर है स्वेज नहर, इसको बनने में टोटल 10 वर्षों का समय लगा था। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। किसमें? 1869 में। जो स्वेज नहर था इसका निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? 1859 में और तैयार हो गई थी 1869 में। इसकी टोटल लंबाई है 193 किलोमीटर, जिसको हम
बाढ़ में मील बोलते हैं। ओरिजिनल 164 किलोमीटर या 102 मील है। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। कनाडा में जल विद्युत के विकास के कारणों में शामिल हैं। कनाडा में जल विद्युत के विकास के कारणों में शामिल है। कथन ए है, कनाडा के दक्षिण भाग में पर्याप्त वर्षा होती है। कनाडा के दक्षिण भाग में पर्याप्त वर्षा होती है और नदियों में पूरे वर्ष जल विद्युत उत्पादन के लिए जल बहता रहता है। दूसरा कथन है, क्यूबेक ब्रिटिश कोलंबिया तथा ओंटारियो जैसे राज्यों में तीव्रगामी नदियों तथा कई जलाशय हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा कथन है कि सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदी है। सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 124 और जो क्वेश्चन नंबर 124 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखो पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों नहीं, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है कि सेंट लॉरेंस नदी की कई सहायक नदियां हैं, उत्तरी प्रदेश में प्रवाहित होती हैं जो कई चिपरिकाओं एवं प्रपातों का निर्माण करती हैं। एक तो ये बात बिल्कुल सही है और इसके अलावा एक बात सही है कि कनाडा के दक्षिणी भाग में पर्याप्त वर्षा तो होती है और नदियों में पूरे वर्ष जल विद्युत उत्पादन के लिए जल बहता रहता है। और यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है कि क्यूबेक ब्रिटिश कोलंबिया तथा ओंटारियो जैसे राज्यों में तीव्रगामी नदियां तथा कई जलाशय हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 125वां। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश जो अधिकांशतः स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय व्रत में है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया? जो लैपलैंड था उसमें कौन सी जनजाति निवास करती थी या किसने निवास किया? तो एक सामी जन है। कौन है? सामी जन, उन्होंने लैपलैंड में निवास किया था। किसने? सामी जन ने लैपलैंड में निवास किया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। हमें यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है इसका पता चलाना है कि यहाँ पर 126वें क्वेश्चन में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो जो नीपर नदी है वो कहाँ पर है? नीपर नदी यूक्रेन में, बिल्कुल सही है। पो नदी इटली में, ये बिल्कुल सही है। राइन नदी जर्मनी में, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं कि जो नीपर है वो यूक्रेन में, पो इटली में है, राइन जर्मनी में। यहाँ पर गलत कौन सा है कि जो रॉन है वो स्पेन में, जो रॉन नदी है वो स्पेन में नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127वें के हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 127 है। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। दूसरा है किर्कुक। यहाँ पर ईरान और इराक दो ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद बिल्कुल आगे है थोड़ा सा, मस्जिद ए सुलेमान और बुर्गान कुवैत जो सऊदी अरब से संबंधित है। अभी ये हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सामने 127वां क्वेश्चन, जहाँ पर ऑप्शन 2 तो यहाँ पर दे रखा है और 2 नेक्स्ट पेज के ऊपर ये है, COD मस्जिद सुलेमान और कुवैत बुर्गान सऊदी अरब। अब यहाँ पर जो 127वां क्वेश्चन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि जो ए है वो किससे संबंधित है? 4 से संबंधित है। तो अब ए क्या है यहाँ पर? ए है यहाँ पर कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है।
जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है यहाँ पर, सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। उसके बाद किरकुक कहाँ पर है? किरकुक इराक में। कहाँ पर है किरकुक? इराक में। किरकुक इराक में, तो किरकुक को हम इराक से यहाँ से मिला दिया और सऊदी अरब को हमने 4 से मिला दिया, क्योंकि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा तेल पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। तो ए को 4 से मिला दिया, बी को 2 से मिला, 1 को मिला दिया। किरकुक इराक में। उसके बाद नेक्स्ट है मस्जिद ए सुलेमान। मस्जिद ए सुलेमान है जो ईरान में। कहाँ पर है? मस्जिद ए सुलेमान ईरान में है, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी को हमने 2 से मिलाया, क्योंकि जो मस्जिद ए सुलेमान है वो ईरान में है और जो बुर्गान है वो कुवैत में। कहाँ पर है? बुर्गान कुवैत में। तो मध्य पूर्व का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करता है सऊदी अरब, किरकुक इराक में है, मस्जिद ए सुलेमान ईरान में है और बुर्गान कुवैत में। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो ये सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र जैसे घावर है, किरकुक है, बेरिया है, मनीफा है। घावर है, अबेकुक है, बेरिया है और मनीफा है। इसके अलावा कुवैत के कुछ हैं जैसे बुर्गान है, सबरिया है। बुर्गान और सबरिया कुवैत के हैं। इसके अलावा ईरान में जैसे गचरसन है, अहवाज है, आगाजारी है, मुरेन है और इसके अलावा आजादेगन है। तो ये ईरान के हैं। इराक का जैसे रोमालिया है, किरकुक है और बगदाद। रोमालिया, किरकुक और बगदाद ये इराक से संबंधित हैं। तो ये थे चारों के चारों। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ईरान से, इराक से, कुवैत से, सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, जिनको मैं ट्रिक के साथ बिल्कुल समझा रखा हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ। जैसे सऊदी अरब की एक ट्रिक है, अब ढक दे घाघरा। अब का मतलब होता है अबाकिक, डै का मतलब होता है दम्मान, कै का मतलब होता है कातिफ, घा का मतलब होता है घावर। अब ढक दे घाघरा, ए सऊदी अरब, ए अबेकिक, डै के दम्मान, दे दैरान, घाघरा घावर। तो इस तरीके से मैं इनकी ट्रिक बना रखा हूँ। तो आप मेरा डेस्क्रिप्टिव जरूर जाके देखें, जहाँ पर बिल्कुल ट्रिक के साथ समझा रखा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128वां है। 128वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करो, जनसंख्या के अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि जो 128वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश। ये है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चाइना की, फिर भारत की, फिर अमेरिका की, फिर इंडोनेशिया की, फिर ब्राज़ील की और फिर पाकिस्तान की। अब देखो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई कि जब चाइना ने भारत को अमेरिका से इश्कबाजी लड़ाते हुए पकड़ा, जब चाइना ने भारत को अमेरिका से इश्कबाजी लड़ाते हुए पकड़ा, जब का मतलब जय का मतलब होता है जनसंख्या। जब जनसंख्या, चाइना पहले नंबर पर, चाइना ने भारत दूसरे नंबर पर, अमेरिका से इश्क, ई का मतलब इंडोनेशिया, इश्कबाजी, ई का मतलब इंडोनेशिया, बाजी का मतलब ब्राज़ील, लड़ाते हुए पकड़ा, पै का मतलब पाकिस्तान। कि जब चाइना ने भारत को अमेरिका से इश्कबाजी लड़ाते हुए पकड़ा, जब का मतलब होता है जनसंख्या, इश्क में ई का मतलब है इंडोनेशिया, बाजी में बा का मतलब है ब्राज़ील और पकड़ा में पै का मतलब है पाकिस्तान। और ये है सबसे कम जनसंख्या वाले देश, जैसे वेटिकन सिटी है, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या है मोनाको की, फिर है नोरू की और फिर है सैन मेरिनो की। ये सबसे कम जनसंख्या वाले देश हैं वेटिकन सिटी, उससे ज़्यादा जनसंख्या है मोनाको की, उससे ज़्यादा जनसंख्या है नोरू की और चौथे नंबर पर सैन मेरिनो की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं हम। संसार की सबसे बड़ी पोतवाह नहर कौन सी है?
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है वो भारत विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां। 130वां क्वेश्चन है यह हमारे सामने। हमें यहाँ पर पता चलाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह जो हडसन नदी पर स्थित है। उसके बाद है लंदन, टेम्स नदी पर स्थित एक बंदरगाह। अब इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ये चारों के चारों बिल्कुल सम्मिलित हैं। इनमें से कोई सा भी सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल चारों के चारों सम्मिलित हैं ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। टोक्यो जापान की राजधानी में होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह जो हडसन नदी पर है। और लंदन टेम्स नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। अब इसके हम कुछ डायग्राम है आपके सामने। जैसे सबसे पहले आते हैं हम, ये जापान का डायग्राम है। जापान का ये टोक्यो रहा। टोक्यो कहाँ है? जापान में, जो होन्शु द्वीप में। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप में। उसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम है, ये है दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखो ये रहा न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क रहा। और इसके अलावा ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ये न्यूयॉर्क बंदरगाह है। यहाँ पर न्यूयॉर्क बंदरगाह है और ये एक न्यूयॉर्क प्रांत है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये ब्रिटिश वाला क्षेत्र, जहाँ पर ये लंदन है। ये यूनाइटेड किंगडम जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर ये है लंदन। कहाँ पर है लंदन? यहाँ पर है लंदन, यहाँ पर लंदन है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये ऐसा वीडियो पहली बार बनाया हूँ। इससे पहले मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाता था, लेकिन मैंने इसमें कुछ अलग किया है। तो आपको ये कैसा लगता है मेरे को कमेंट करके बताना। साथ ही साथ यदि आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। और पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन देखना होगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना होगा, जहाँ पर मैं पीडीएफ लेने का मेथड या पीडीएफ लेने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे रखा हूँ। तो आप उस व्हाट्सअप नंबर का यूज करके और मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ यदि आप बहुत ही सही ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, ज्योग्राफी 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, या फिर ज्योग्राफी अपने हाथ में लेना चाहते हो, पूरे भूगोल को अपने हाथ में लेना चाहते हो, अपने दिमाग में घुसेड़ना चाहते हो, 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी ज्योग्राफी अपने खोपड़े में घुसेड़ दी जाएगी। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप वो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, मैं बता भी देता हूँ, 7891350470, 7891350470। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।